कट आउट नट पर। तो जो बात कर रहे हैं यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, ये हमारा अध्याय चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो तंत्रिका जो होती है, न्यूरॉन जो होती है, इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इस अध्याय में अभी तक सबसे पहले इस अध्याय में थोड़ी बहुत बातें करी थी कि भैया नियंत्रण और समन्वय का मीनिंग क्या था, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या था, कि हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा तंत्रिका तंत्र कर रहा है, लेकिन किसके साथ में मिलकर कर रहा है, अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये हम लोगों ने बात करी थी। फिर उसके बाद हमने हमारे तंत्रिका तंत्र की बात करी थी। तो हमने बोला था हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है एक्टोडर्म से डेवलप होता है और इसकी मेन कोशिका है कौन, तंत्रिका कोशिका, जिसमें उद्दीपन की क्षमता होती है, जो बाहरी उद्दीपनों को, एक्सटर्नल स्टिमुलस को ग्रहण करती है, फिर संदेश का संचारण करती है। ये हमने बात करी थी। फिर इसके बाद हमने मानव तंत्रिका तंत्र की बात करी थी। मैंने आपको पूरा समझाया था कि हमारा तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है, जिनमें तंत्रिकाएं होती हैं और इन दोनों से निकलकर तंत्रिकाएं शरीर में फैलती है और शरीर में जो फैली हुई है तंत्रिका वो बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र हो चाहे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो, तंत्रिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। स्पेशली परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं थी। एक थी संवेदी, जिनको हमने बोला था अभिवाही, एक है चालक, जिनको हमने प्रेरक या अपवाही बोला था। अभिवाही या संवेदी जो है संवेदनाओं को ग्रहण करके लेकर जाएगी किसके पास, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास, जहां पर निरीक्षण होएगा, एनालिसिस होएगा कि वो जो उद्दीपन आ रहा है हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो ले लेंगे, बुरा है तो अपने बॉडी को उससे अलग करेंगे। तो उसके लिए संदेश वापस से संवेदी अंग के पास कौन लेकर जाएगी, चालक लेकर जाएगी। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र वो तंत्रिका तंत्र होता है जिनमें हमारे शरीर में फैली हुई तंत्रिकाएं हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं, जैसे गर्दन का हिलाना, यानी हमारी कंकालीय मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि कंकालीय मांसपेशियां हमारी कैसी थी, ऐच्छिक थी। जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे हमारे अंदर पाचन में कहीं ना कहीं पाचनीय रसों का निकालना, हृदय का स्पंदन कराना, है ना, ये जितने भी श्वसन में सहायता करना, ये सारे जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं उसमें भाग लेती हैं कौन, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है परानुकंपी। अनुकंपी वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऊर्जा के ह्रास के लिए, यानी ऊर्जा की कंजप्शन के लिए, यानी हमें विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए। ठीक है, जब हम उन परिस्थितियों से बच जाते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए कौन होता है, परानुकंपी, जो एनर्जी का कंजर्वेशन करता है, संरक्षित करता है। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है बेटा जी यहां पर तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, जिसको हमने बोला न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जिसको हमने बोला न्यूरॉन, जो हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसकी संरचना एक बार आप देख लीजिए यहां पर, ये हमारी संरचना है किसकी, तंत्रिका की। ठीक है, अब इसको हम पढ़ने वाले हैं, किसको, इस तंत्रिका को। ये तंत्रिका की एक बार संरचना देख ली, सभी ने देख ली। चलो आइए बात करते हैं तंत्रिका की, न्यूरॉन की। एक एक करके चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला, तंत्रिका क्या है सर, ये तंत्रिका एक कोशिका है। तो इस कोशिका को आपने ऐसे क्यों बना दिया, मैंने कहा ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला बिंदु, ये तंत्रिका एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। ये हमारी एक तंत्रिका कोशिका है, सिंपल सी तो बात है। तंत्रिका क्या है, एक कोशिका है। कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, कुछ कुछ चीजें मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी बताऊंगा जो बताने की जरूरत होगी जहां पर। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे कंसेप्ट है जो हमारी बुक में प्रॉपर्ली नहीं समझाए गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। तंत्रिका क्या है, एक कोशिका है जी जनाब, ये एक कोशिका, ये रही हमारी तंत्रिका क्या है, एक कोशिका। ओके, अब ये जो तंत्रिका कोशिका जो होती है, इसमें ये संरचना जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका काय। इसको हमने क्या नाम दिया, कोशिका काय, जिसको हम साइटोन
सेल बॉडी भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? साइटोन या सेल बॉडी भी बोलते हैं। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चले आगे। इसका एक और नाम याद रखना, इसको सोमा भी कहा जाता है। सोमा, साइटोन, सेल बॉडी, या हिंदी में सिंपल कोशिका काय बोलते हैं। ये सिंपल कोशिका जिसमें ये केंद्रक है भाई साहब, ये हमारा कौन है? केंद्रक है। ठीक है, चलो अब दूसरा बिंदु ध्यान से देखिएगा। दूसरा बिंदु जो है वो समझने की कोशिश करिएगा। इस कोशिका में सभी कोशिकांग है सिवाय एक कोशिकांग के। सभी कोशिकांग उपस्थित है, सभी कोशिकांग जो है उपस्थित है, एक्सेप्ट अपवाद स्वरूप याद रखना, किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? तारक काय को छोड़कर। तारक काय जो किससे बना होता है? दो तारक केंद्रों से बना होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं किससे बना होता है तारक काय? दो तारक केंद्र से बना होता है। जानते हैं ना तारक काय जो होता है वो किससे बना होता है? दो तारक केंद्रों से। सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। जो किससे बना होता है? दो सेंट्रियोल से। ठीक है, और ये संरचना जो है, ये संरचना जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये संरचना जो है कौन? तारक का है, जो दो तारक केंद्रों से बना होता है। ये संरचना किस चीज में हेल्प करती है सर? कोशिका के विभाजन में। इसलिए ये बिंदु भी याद रखना, तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती है। ये भी याद रखना, क्या? तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? कि भैया सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं सिवाय किसके? तारक काय, या जिसको हम तारक, दो तारक केंद्रों से बना होता है। और ये संरचना किस में हेल्प करती है? ये कोशिका विभाजन में हेल्प करती है। जब ये है ही नहीं तो कोशिका विभाजन नहीं होता है। याद रखना, तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती है, भूल मत जाइएगा। डन। और ऐसी चीज आपने पढ़ी थी कहीं ना कहीं, मानव में मादाएं जो अंडाणु पैदा करती हैं, अंडाणु में भी क्या नहीं होता? तारक केंद्र या तारक काय नहीं होता है। तो शुक्राणु का तारक काय चाहिए होता है। याद आ रहा है? शुक्राणु का समीपस्थ तारक केंद्र था, वो आया था। चल, सो ये बात समझ में आ गई। सिंपल से तीन बिंदु समझ में। सर तंत्रिका कोशिका तो ऐसी आपने ऐसी बनाई है। मैंने कहा रुक जा, भी रुक जा। मैंने कहा सभी कोशिकांग उपस्थित है। हाँ सर, ये नहीं है जिसकी वजह से तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती। ओके सर, कितने बिंदु हो गए सर? तीन हो गए हैं। जिसमें पहला बिंदु हमने बताया कि ये तंत्रिका की कोशिका, जिसको हम कोशिका काय, साइटोन, सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं, जिसमें सभी कोशिकांग उपस्थित है। ये नहीं है जिससे कोशिका विभाजन नहीं होता है, किसमें? तंत्रिका कोशिका। सिंपल। चले आगे। अब चौथा बिंदु ध्यान से सुनना। चौथा बिंदु, इस तंत्रिका कोशिका, ये जो तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका से, ध्यान से सुनिएगा, इस तंत्रिका कोशिका से एक भाग वृद्धि कर रहा है। देखिएगा, ये तंत्रिका कोशिका और इससे ये तंत्रिका कोशिका जो है बाहर की तरफ वृद्धि कर गई इस तरीके से। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका का ये एक भाग जो लंबा है, इसको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। क्या मैं बोल सकता हूं तंत्रिका कोशिका ने वृद्धि कर ली है? एक सिरे से वृद्धि करिए। ये भाग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सॉन। लंबा सा है। हाँ, एक और जगह से वृद्धि करी है, एक और जगह से वृद्धि करी है, लेकिन ये कंपैरेटिवली इससे क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है जी।
ठीक है, समझ में आ गया कि भैया ये जो था ये हमारा ये हमारी तंत्रिका कोशिका थी। हाँ सर, इस तंत्रिका कोशिका ने एक वृद्धि करी बाहर की तरफ, इस तंत्रिका कोशिका ने बाहर की तरफ वृद्धि करी और इसका कोशिका द्रव्य यहां पर भी आ गया, भर गया ये द्रव्य। भाई ये कोशिका थी ना, हाँ सर, इस कोशिका में द्रव्य भर गया। अब ये द्रव्य, क्या मैं इसको तंत्रिकाक्ष का द्रव्य बोलूंगा? क्या बोलूंगा? तंत्रिकाक्ष द्रव्य कहूंगा। जी जनाब, अंग्रेजी में एक्सोप्लाज्म। कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अब एक वृद्धि तो बहुत बड़ी सी हुई है, एक वृद्धि जो है आपने देखी यहां पर थोड़ी सी बड़ी सी हुई है, और एक वृद्धि जो आपको दिखाई दे रही है ये थोड़ी छोटी है। ये एक ही वृद्धि थी, ये भी एक है, लेकिन ये थोड़ी छोटी है इससे। और ये जो वृद्धि जो हुई है इस पे छोटे छोटे तंतु भी लग रहे हैं, छोटे छोटे तंतु भी लग रहे हैं। ये संरचना जो है, इस संरचना को हम बोलते हैं क्या? दुम्राशय। क्या बोलते हैं इसको? दुम्राशय। दुम्राशय। क्या बोलते हैं? दुम्राशय। ये वाली संरचना, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं डेंड्राइट। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं थी। चले आगे, अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, अभी तो बहुत सारी चीजें रह रही है। आराम से तसल्ली से सुनना, स्टेप बाय स्टेप। ये एक कोशिका, जिसको हमने बोला कोशिका का ही एक तंत्रिका कोशिका थी। अब इस तंत्रिका कोशिका से एक बाहर की तरफ संरचना निकली लंबी सी, जिसको हमने बोला तंत्रिकाक्ष। एक छोटी सी संरचना निकली जिसका नाम है दुम्राशय। डन। अब ये जो छोटी संरचना है ना दुम्राशय, ये एक नहीं होती, ये कई सारी होती है। क्या होती है ये कई सारी होती है। समझ में आ गया? नाउ दिस स्ट्रक्चर, अब ये जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं प्रभु? ये संरचना जो है इसको हम बोलते हैं तंत्रिका। अब इस तंत्रिका में आपके पास कई सारे दुम्राशय निकले हैं, किससे? कोशिका काय से, और एक निकला है क्या? तंत्रिकाक्ष। आया समझ में? अब इस संरचना को देख, ये संरचना दिख रही है। ये क्या थी सर? ये कोशिका काय था। कौन था ये? कोशिका काय था, जैसा मैंने यहां पर बनाया। और इस कोशिका काय से एक लंबी सी संरचना बाहर निकली है, निकली, जो लास्ट में जाकर थोड़ी सी शाखित भी हो रही है। अभी बताऊंगा ये सारी चीजें। ये जो लंबी सी संरचना जो थी, इसको हमने बोला क्या? तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। और जो छोटी छोटी संरचनाएं जो निकली हैं कोशिका काय से, साइटोन से, इनको हमने बोला था दुम्राशय। इससे ये जो छोटी छोटी संरचनाएं निकली है, इनको हमने बोला है दुम्राशय, डेंड्राइट। ठीक है, तंत्रिकाक्ष और कोशिका काय। मैंने मात्र आपको सिंपल सी ये तीन चीजें बताई है। कोशिका काय में कौन है? केंद्रक है। ठीक है, सब कुछ बता दिया, सारी चीजें हो गई हैं। चलो, अभी मैंने सिर्फ ये वर्ड बताया जो यहां पर मैंने हाईलाइट किए। क्या? सबसे पहले हमने क्या देखा सर? कोशिका काय देखा, ये तंत्रिका कोशिका थी, इससे एक लंबी सी धागा सा निकला है, बाहर की तरफ वृद्धि करी, जिसको आपने तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन बोला। और इसी कोशिका काय से छोटी छोटी संरचनाएं बाहर की तरफ निकल रही है, शाखित है, आपने उनको दुम्राशय बोल दिया। अंदर केंद्रक मिल रहा है, एक कोशिकांग यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जो मैंने आपको बता दिया, तारक काय, जिसकी वजह से तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती। चले आगे बढ़ते। अब इधर देखिएगा। अब ये जो कोशिका काय है ना, कौन बेटा?
कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और दुम्राशय। ठीक है, ये तीन मेन चीज थी। अब ये जो कोशिका काय, ये क्या थी? कोशिका थी ना गुरु, जिसमें ये कौन है? केंद्रक है। हाँ सर। कोशिकांग नहीं होंगे सर इसमें, ये कोशिका द्रव्य नहीं है। हाँ। ये कोशिका काय का क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग है। हाँ। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका और राइबोसोम जब आपस में जुड़ जाते थे उसको हम क्या बोलते थे? सोच, दिमाग लगा। एक अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका से अगर राइबोसोम जुड़ जाते थे तो आप उसको खुरदरी अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका बोलते थे। दिमाग लगाइए। यस, इधर देखना, ध्यान से देखना। इस कोशिका काय के अंदर, इस कोशिका काय के अंदर भरे पड़े हैं क्या? अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका, जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? राइबोसोम, यानी खुरदरी अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका, जो यहां पर भी है, जो इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। कहां कहां पर है? कौन कौन? ध्यान से सुनना। चौथा बिंदु क्या? कोशिका काय, कोशिका काय, जिसको हमने क्या बोला? साइटोन प्लस दुम्राशय यानी डेंड्राइट। ठीक है जी। इन दोनों में किसमें नहीं सर? तंत्रिकाक्ष में नहीं। किसमें नहीं? तंत्रिकाक्ष में नहीं। तंत्रिकाक्ष जो है उसमें नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? इन दोनों में मिल रहा है। क्या इन दोनों में मिल रहा है? क्या सर इन दोनों में क्या मिल रहा है? राइबोसोम, राइबोसोम जब किसके साथ जुड़ जाते हैं? अंतःप्रेरय द्रव्य, अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जब राइबोसोम जुड़ जाता है तो उससे जो संरचना बनती है, उस संरचना को याद करिए, हम क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका बोलते हैं, जो केवल इन दोनों में मिल रही है। नीट में प्रश्न पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। और सुनिए, सुनिए, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं, राइबोसोम और अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका जब जुड़ जाते हैं, केवल जो इसमें और इसमें मिल रहे थे, तंत्रिकाक्ष में नहीं मिल रहे हैं, ये संरचना जो खुरदरी अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका होती है, इसकी खोज करी थी एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था निसेल्स। क्या? इन दोनों की खोज, इन दोनों में खुरदरी अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका, RER याद कर, RER, खुरदरी अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसकी खोज करी थी एक वैज्ञानिक जिसका नाम था निसेल। इस वजह से इनको नाम दिया जाता है निसेल्स कणिका। क्या नाम दिया जाता है? निसेल ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है? कणिका होता है। ठीक है, तो नेसेल्स ग्रेन्यूल यानी कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में राइबोसोम और अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका एक दूसरे से जुड़ गए हैं, जो मिलकर क्या कहलाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो क्या कार्य करेंगे भाई? ये निसेल्स कण का कार्य क्या होगा? दिमाग लगा। ये क्या करता है? खुरदरी अंतःप्रेरय द्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है सर? ये प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। बोलिए जनाब, बताइए क्या करेंगे? प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो याद रखना, ये इसमें नहीं मिलते हैं, एक्सॉन में, एक्सॉन में नहीं मिलते हैं। केवल कहां मिलते हैं? कोशिका काय में मिलते हैं और दुम्राशय में मिलते हैं। कौन? आपके निसेल्स कण। याद रखना, भूलना चाहिएगा,
बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब पता है क्या, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ निसल कण दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे ना जब यहां पर क्या लिखा हुआ, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग विशेष दानेदार अंगक, यानी जो कोशिका काय थी उसमें कोशिका द्रव्य जो है उसमें कुछ दानेदार अंग मिल रहे हैं जिनका नाम है निसेल्स ग्रेन्यूल। आगे बताया यानी कौन है निसेल ग्रेन्यूल। ले भाई ले, तुम ढूंढो। अब एनसीईआरटी ने बोला तुम ढूंढो, हमने तुमको लिख दिया क्या, ये जो कोशिका काय जो होता है इसके अंदर निसेल्स कण होते हैं। ये भी नहीं बताया कि ये कोशिका काय के साथ साथ दुम्राशय में भी, ये तो शायद बताया हुआ है। हाँ जी, छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं जिन्हें निसेल्स ग्रेन्यूल, हाँ ये भी लिखा हुआ है क्या। अब ये जो छोटे छोटे तंतु जो कोशिका काय से निकलते हैं, कौन से, ये छोटे छोटे तंतु, ये छोटे छोटे तंतु जिनको हमने क्या बोला, दुम्राशय, जो कोशिका काय से निकलते हैं उनमें भी निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जिनको हम दुम्राशय बोलते। चलो ये चीज तो लिख दी इसने, क्या लिख दी हमारी एनसीईआरटी ने कि भाई साहब कोशिका काय और दुम्राशय इन दोनों में क्या पाए जा रहे हैं गुरु, इन दोनों में आपके निसेल्स कण पाए जा रहे हैं। याद रखना क्या, इन दोनों में, किन दोनों में, इन दोनों में, किन दोनों में, कोशिका काय और दुम्राशय, इन दोनों में आपके निसेल्स कण पाए जा रहे हैं। इन दोनों में निसेल्स कण पाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया प्रभु कि आखिर ये निसेल्स कण हैं क्या। ये नहीं बताया कि आखिर ये निसेल्स कण हैं क्या। तो ये मैंने आपको बता दिया, राइबोसोम और अंतःप्रेद्रव्य जालिका एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कणों के रूप में मिलते हैं, जो एक प्रकार की खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका है जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। याद रखना, जो तंत्रिकाक्ष में नहीं मिलते हैं, प्रश्न यहां से आता है, याद रखना ये यहां पर नहीं मिलते हैं। बोलिए, 4 बिंदु समझ में आ गए, सिंपल सी संरचना। चले आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बड़े आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगला बिंदु जो आने वाला है जरा ध्यान से सुनना, 5वां बिंदु। हमारी तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। सर तंत्रिका के भी प्रकार है, यस, तंत्रिका के प्रकार। अभी संरचना और रह रही है, लेकिन संरचना पढ़ने से पहले, ये जो संरचना और रह रही है इसको और बढ़ने से पहले अभी और चीजें देखेंगे, माइलिन आवरण देखेंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज पढ़ लीजिए, क्या, तंत्रिका के प्रकार। देखिए हमारी तंत्रिका जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लिखे हुए, मैं आपको 4 प्रकार बता रहा हूं। सबसे पहला है अध्रुवीय, दूसरा है एकल ध्रुवीय, एकल ध्रुवीय, अध्रुवीय, एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहु ध्रुवीय। हमारी एनसीईआरटी में केवल ये दिए हुआ है, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। ये देखिए यहां पर आपको वर्ड मिल जाएगा, कहां, बहुध्रुवीय और द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय का है, द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय, ये रहा द्विध्रुवीय। 2 वर्ड दिख जाएंगे, एक बहुध्रुवीय और एक द्विध्रुवीय। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको चार प्रकार की बताऊंगा, एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, और बहुध्रुवीय। इंग्लिश में जरा नाम सुनिएगा इनका बेटा। एक अध्रुवीय को बोला जाता है एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर।
हमारी 4 प्रकार की क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती है। अब इनका मीनिंग क्या है ध्यान से देखना, आराम से ध्यान से सुनना बस। हाँ भाई, देखकर आप खुद सोचो, क्या इस कोशिका से इसके ध्रुवीय सिरे ये है, जैसे हमारी पृथ्वी है उसके 2 ध्रुवीय सिरे, क्या इसके ध्रुवों से कोई बाहर वृद्धि हो रही है? नहीं। क्या इसके ध्रुवीय भागों से इस कोशिका काय, ये कौन है, कोशिका काय है, ये कौन है सर, ये कोशिका काय है। क्या इस कोशिका काय के ध्रुवीय भागों से कोई तंत्रिकाक्ष या कोई दुम्राशन निकला? नहीं सर, कुछ नहीं निकला। ऐसी तंत्रिका क्या कहलाती है, अध्रुवीय। मीनिंग क्लियर, डन। एकल ध्रुवीय, केवल एक ही ध्रुवीय भाग से केवल एक तंत्रिकाक्ष निकलेगा, दुम्राश्य भी नहीं, ना ना ना, केवल तंत्रिकाक्ष निकलेगा। यानी ये तंत्रिका जिसमें केवल क्या है, कोशिका काय है, कौन है, कोशिका काय है और तंत्रिकाक्ष, बस। यानी केवल एक ही ध्रुवीय सिरे से एक संरचना निकलेगी। अब इधर देख, द्विध्रुवीय, अब इससे क्या होगा, कोशिका काय है, हाँ सर कोशिका काय है। अब इसके दोनों ध्रुवों से, इधर से भी एक तंत्रिकाक्ष और इधर से एक दुम्राश्य, यानी इसमें एक दुम्राश्य एक तंत्रिकाक्ष निकलेंगे। अब सोच, बहुध्रुवीय, जिससे एक तो तंत्रिकाक्ष निकलेगा लेकिन बहुत सारे क्या निकलेंगे, दुम्राश्य निकलेंगे। इसको हम बोलते हैं बहुध्रुवीय। बोलिए जनाब, एक ही झटके में आपको मीनिंग समझ में आ गया, क्लियर है, डंडना डंडन। अब प्रश्न कहां से आएगा, जरा ध्यान से सुनना। हमारी बुक में, हमारे कोर्स में ये दोनों बताई हुई हैं, ये दोनों नहीं बताई हुई हैं, लेकिन आपने इन चारों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। गुरु ये वाली जो है ये किस में मिलती है, एग्जाम्पल याद रखना है, ये मिलती है हाइड्रा में, याद रखना। अध्रुवीय किस में मिलती है, हाइड्रा में मिलती है, भूल ना जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एकल ध्रुवीय, ये किस में मिलती है बेटा, ये मिलती है जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे, मैं अपनी माता के गर्भ में था, यानी भ्रूणीय अवस्था में था। आप जब भ्रूणीय अवस्था में थे तब हमारे अंदर ये वाली मिल रही थी, कौन सी, मानव भ्रूणीय अवस्था। मानव की भ्रूणीय अवस्था में मिल रही थी। याद रखना, हमारी भ्रूणीय अवस्था में, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, भ्रूणीय अवस्था में थे, तो हमारे अंदर जो तंत्रिकाएं मिल रही थी वो ये मिल रही थी, ठीक है।
फिर सर बाद में रुक जाओ भी, जब हम भ्रूणीय अवस्था में तब ये मिल रही थी। ये कहां पर मिलती, हमारी बात कर रहे हैं, हमारे अंदर ये तो मिलती नहीं, ये वाली हमारे अंदर नहीं मिलती। लेकिन आप डिटेल में और पढ़ोगे, जब और आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा ऐसी हमारे अंदर मिलती है, हमारी आंखों के अंदर मिलती है। एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है एमेक्राइन, जो हमारी आंखों में मिलती है, वहां पर मिलती है ये, लेकिन इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। सो वैसे अगर देखा जाए तो चारों की चारों मिलती है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा कि ये कहां पर मिलती है हमारे अंदर। फिर भी लिख दूं, एमेक्राइन कोशिका होती है, एमेक्राइन, एमेक्राइन कोशिका होती है, किसमें, हमारी आंखों के अंदर होती है, ठीक है, उसमें मिलती है हमारे अंदर ये। वैसे नॉर्मली हाइड्रा ये हमारी भ्रूणीय अवस्था में मिलती है, और ये द्विध्रुवीय जो है ये कहां पर मिलती है, तो ये याद रखना, ये हमारी आंखों की रेटिना जो होती है, भूल मत जाना, आंखों में रेटिना होती है। हाँ सर, तो हमारी जो आंखों के अंदर रेटिना होती है, याद रखना वर्ड रेटिना, इसी चैप्टर में आंख भी पढ़ेंगे आप। तो हमारी जो आंखों के अंदर रेटिना होती है, जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रकाश संवेदी स्तर होती है रेटिना, उसमें मिलती है कौन, द्विध्रुवीय, भूल मत जाना। अब हमारे अंदर जब हम वयस्क अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में ये थी, बाद में यही हमारे अंदर किस में बदल जाती है, बहुध्रुवीय में। यानी हमारे अंदर मोस्टली, मानव में, मनुष्यों में क्या लिखूं, मोस्टली न्यूरॉन्स, हमारी मानव की मैक्सिमम न्यूरॉन्स, मानव की अधिकतर, मनुष्यों में अधिकतर तंत्रिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है, बहुध्रुवीय होती है। चाहे वो हमारे मस्तिष्क में हो, चाहे वो हमारे मेरु रज्जु में हो, चाहे वो हमारे शरीर में फैली हुई है, कैसी होती है, बहुध्रुवीय होती है। तो ये है तंत्रिका के प्रकार। गुरु एग्जाम्पल मत भूल जाना, मीनिंग मत भूल जाना, सिर्फ द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय बता रखा है हमारी एनसीईआरटी में। द्विध्रुवीय का मतलब जिसमें कोशिका काय से सिर्फ एक तंत्रिकाक्ष और एक दुम्राश्य निकलता है, उसको द्विध्रुवीय बोलते हैं। एक तंत्रिकाक्ष, बहुत सारे दुम्राश्य निकलते हैं, बहुध्रुवीय बोलते हैं। बस इतना सा लिखा हुआ है क्या हमारी एनसीईआरटी में, बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष, ठीक है, और दो या उससे अधिक दुम्राश्य। द्विध्रुवीय का मतलब एक तंत्रिकाक्ष और केवल एक दुम्राश्य। और ये भी लिखा, उदाहरण भी दिखा हुआ है दृष्टि पटल में, ये देख, दृष्टि पटल। सर दृष्टि पटल क्या होती है, रेटिना को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। यहां पर लिख देता हूं, दृष्टि पटल कौन होती है, याद रखना, दृष्टि पटल मींस रेटिना। लिखा हुआ है गुरु, उदाहरण लिखा हुआ है हमारे अंदर, रेटिना जो होती है जिसको हम दृष्टि पटल बोलते हैं। यहां से नीट में प्रश्न आता है, याद रखना, रेटिना दृष्टि पटल कहते हैं यहां पर, भूल ना जाना। द्विध्रुवीय का उदाहरण, बहुध्रुवीय हमारे अंदर अधिकतर, एकल ध्रुवीय हमारी भ्रूणीय अवस्था में, और अध्रुवीय हमारे अंदर आंखों में एक कोशिका होती है एमेक्राइन। उससे अभी यहां पर हमारे कोर्स में तो नहीं दिया हो, आप चाहते हैं तो मैंने बता दिया, वैसे नॉर्मली हाइड्रा में। ये थे टोटल आपके 5 बिंदु। आशा करते हैं यहां तक की पूरी बात आपको समझ में आ गई है। चलें फिर आगे, अब आगे बढ़ते हैं। सो बेटा ये हमारे हो गए हैं क्या, तंत्रिका के प्रकार, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, हमारे टोटल 5 बिंदु हो चुके हैं। पहला एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। पहला क्या था हमारा, तंत्रिका कोशिका किससे बनी होती है, एक प्रकार की कोशिका होती है जिसको हमने कोशिका काय, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा बोला था। इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अपवाद याद रखना, कौन सा, तारक काय, तारक केंद्र से बना होता है 2, जिसकी वजह से नहीं होता, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर, इस तंत्रिका कोशिका में क्षमता नहीं होती है किसकी, विभाजन की। चौथा बिंदु मैंने बोला था, कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका काय के अंदर, जो कोशिका द्रव्य होता है, और दुम्राशय के अंदर जो द्रव्य है उसमें क्या मिल रहे हैं, निसेल्स कण मिल रहे हैं, जो राइबोसोम और अंतःप्रेत द्रव्य जालिका से मिलकर बने होते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण, जो तंत्रिकाक्ष में नहीं था। फिर हमने तंत्रिका के प्रकार देख लिए इस तरीके से 4। अब टोटल कितने हो गए, 5 बिंदु हो गए। छठा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, आराम से ध्यान से सुनिए। देखिए ज्यादातर हमारे शरीर में जो कौन सी तंत्रिका मिल रही है, सर बहुध्रुवीय तंत्रिका हमारे शरीर में ज्यादातर मिलती है। कौन सी, बहुध्रुवीय। तो हम यहाँ पर कौन सी तंत्रिका की बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये सिर्फ रेटिना में मिल रही थी, है ना, ठीक है, आंखों के अंदर रेटिना में मिल रही थी। ये हमारी भ्रूणीय अवस्था में मिल रही थी, बाद में यही तो इसमें कन्वर्ट होती है। यानी हम किसकी बात करेंगे, यही तो मेजर है, यही तो हमारी मेन तंत्रिका कोशिका है, इसी की तो बात हम करेंगे।
समझ में आया? इसी की हम बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। छठा बिंदु जो है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, चलिए, ये हमारा क्या था सर? ये हमारा कोशिका काय है, जिसके अंदर ये कोशिका द्रव्य था। ये बाकी यहां से दुम्राशय निकल रहे हैं और वो दुम्राशय शाखित है। एक प्रॉपर दिखाया मैंने दुम्राशय, बाकी ऐसे नॉर्मल दिखाया। ये दुम्राशय इस तरीके से शाखित होते हैं, ये डेंड्राइट्स इस तरीके से शाखित होते हैं। डन। अब इस चीज को देखना, ये वाली जो चीज जो है इसको देखना। ये था बेटा जी हमारा क्या? एक्सॉन तंत्रिक काक्ष। ठीक है। अब ये जो तंत्रिक काक्ष जो है, इसकी जो झिल्ली जो होती है, इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिक काक्ष झिल्ली। क्या नाम देते हैं? तंत्रिक काक्ष झिल्ली बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोलेमा। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? एक्सोलेमा लिखते हैं। एक्सोलेमा। लेमा क्या? एक्सोलेमा। ठीक है। तो ये थी तंत्रिक काक्ष झिल्ली, जिसको हमने क्या बोला है? एक्सोलेमा। ये हमारा क्या है? कोशिका काय है। इससे क्या निकल रहे हैं? ये दुम्राशय। मैंने एक दुम्राशय इस तरीके से प्रॉपर बनाया, एक बाकी नॉर्मल तरीके से बनाया समझाने के लिए। ठीक है। अब ये जो तंत्रिक काक्ष है, इसके अंदर भी तो द्रव्य है। हाँ सर, बिल्कुल है। और उसको हमने क्या नाम दिया था? तंत्रिक काक्ष द्रव्य। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम दे दिया था? तंत्रिक काक्ष द्रव्य बोला था। ठीक है। अब देखिए, बात जो थी समझने वाली, ध्यान से सुनिएगा। ये तंत्रिक काक्ष द्रव्य, चलो लिख देता हूं भाई, तंत्रिक काक्ष द्रव्य, एक्सोप्लाज्म, ये हमने बोला था। ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना, ये जो तंत्रिक काक्ष झिल्ली है ना, ये तंत्रिक काक्ष झिल्ली जो है, इस तंत्रिक काक्ष झिल्ली पर कोशिकाएं मिलती हैं। क्या सर? इस पर कोशिकाएं मिलती है? यस। इस तंत्रिक काक्ष झिल्ली पर कुछ कोशिकाएं मिलती हैं। जरा देखिएगा यहां पर, क्या आपको यहां पर कोई कोशिका दिख रही है? यस सर, ये काली काली, एक काली काली आंखें दिख रही है। हाँ जी, दिख रही है। ये जो कोशिकाएं हैं, इस तरीके से ये कोशिकाएं मिल रही हैं, दोनों तरफ मिल रही हैं। और इन कोशिकाओं से प्रश्न पूछा जाता है आपका। ठीक है। इन कोशिकाओं को याद रखना है। ये कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक द्रव्य निकाल रही हैं। इन कोशिकाओं ने अपने चारों तरफ द्रव्य निकाला है। दिख रहा है आपको?
क्या इन कोशिकाओं ने अपने चारों तरफ क्या निकाला है? द्रव्य निकाला है। ठीक है, कोशिकाओं ने अपने चारों तरफ एक द्रव्य निकाला है और उस द्रव्य के कारण, अभी बता रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, पहले बना देता हूं। इन कोशिकाओं ने अपने चारों तरफ एक रसायन निकाला है। पहले तो मैं इन कोशिकाओं का नाम बता देता हूं बेटा। इन कोशिकाओं का नाम है श्वान सेल्स, श्वान कोशिका। ठीक है, और इन कोशिकाओं ने अपने चारों तरफ जो द्रव्य निकाला है, जो रसायन निकाला है, वो एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है, जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। क्या होता है? एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है। कौन होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, जिसका नाम, जिसको हम, ये भी नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी में, जिसको हम स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। याद रखना, एक फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है स्फिंगो, SPHINGO, स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। याद रखना, एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड, यानी लिपिड के साथ क्या जुड़ गया? फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसका नाम है स्फिंगोमाइलिन। और ये जो आवरण सा जो बन रहा है, अब ध्यान से देख, क्या तेरे को एक आवरण नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये एक आवरण है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक आवरण सा बन गया? लेकिन क्या ये एक आवरण, क्या ये एक आवरण कंटिन्यूअस आवरण है? क्या ये एक लगातार मिलने वाला आवरण था या डिसकंटिन्यूअस था, असतत था? सोच, ये आवरण फिर रुक गया, फिर आवरण फिर रुक गया, फिर आवरण, है ना? तो ये जो एक आवरण जो बन रहा है, जो असतत आवरण है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये असतत आवरण जो मिल रहा है, ये जो असतत आवरण जो मिल रहा है, यहां पर लिख देता हूं, ये जो असतत, असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस, ये जो डिसकंटिन्यूअस असतत आवरण जो मिल रहा है, ठीक है जी, इस डिसकंटिन्यूअस आवरण को, जो असतत आवरण मिल रहा है, इस डिसकंटिन्यूअस आवरण को हम बोलते हैं माइलिन आवरण। माइलिन आवरण, क्या नाम देते हैं? माइलिन आवरण बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं ये। ठीक है, जो कैसी है? असतत है। क्या बोलते हैं? माइलिन आवरण बोलते हैं। और ये माइलिन आवरण जो है, ये माइलिन आवरण कैसा है? असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। बोलिए जनाब, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या कि भैया ये जो तंत्रिकाक्ष जो था, इस तंत्रिकाक्ष की जो झिल्ली थी, तंत्रिकाक्ष झिल्ली, इस झिल्ली के बाहर कोशिका मिल रही थी, श्वान कोशिका। उस श्वान कोशिका ने अपने चारों तरफ एक द्रव्य निकाला, जो एक प्रकार का रासायनिक तौर पर देखे तो फॉस्फोलिपिड है, जिसका नाम है स्फिंगोमाइलिन, जिससे एक आवरण बन रहा है, जो डिसकंटिन्यूअस आवरण है, लगातार नहीं मिल रही आवरण, बीच बीच में से रुक रुक कर मिल रहा है, क्योंकि इस कोशिका ने इतना निकाला, इस कोशिका ने इतना निकाला, पूरा नहीं जुड़ पाया, है ना? तो ये एक असतत आवरण जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन आवरण या माइलिन शीथ बोलते हैं। अब इसकी वजह से बीच में गैप नहीं बन रहा? हाँ सर, देख, क्या इसके बीच में एक गैप बन रहा है? क्या ये एक गैप बन रहा है? हाँ सर, दिख रहा है आपको? देख, ये जगह, ये जगह, ये दिख रही है? हाँ सर। अब ये जगह जो है, ये जो बीच में जो खाली जगह है, ये जो बीच में खाली जगह है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेनवियर के नोड। रेनवियर के नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेनवियर के नोड कहा जाता है। जरा इस डायग्राम में देख, ये देख, ये बीच में खाली जगह दिख रही है? हाँ सर। ये जो खाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड कहते हैं। और ना याद रहे तो बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से दीपिका पादुकोण नाम तो सुना है आपसे? हाँ सर। तो दीपिका
पादुकोण जो है उनके पति श्री का नाम, जो अनोखे पति हैं, उनका नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन? रणवीर सिंह, है ना। और आलिया भट्ट के भी पति श्री का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से, रणबीर कपूर। एक रणवीर है, एक रणबीर है। उसी तरीके से याद रखना, रणबीर, रणवीर और उनका एक और, पता नहीं अब किसका पति, लेकिन याद रखना कौन? रणवीर। ठीक है, रणबीर, रणवीर, रणवीर। ठीक है, तो रणवीर के नोड याद रखना, भूल ना जाना, ये खाली जगह है जहां पर माइलिन आवरण नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो भैया रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट के पति श्री कौन? रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण के पति श्री कौन? रणवीर सिंह, उन दोनों के भाई कौन? रणवीर सिंह। कौन? रणवीर सिंह। ठीक है, याद रखना। अब ये किसके पति है हमको नहीं पता, ये मान लो ये तंत्रिका के पति हैं। ठीक है भाई साहब, तो रणवीर सिंह ना नाम रख के याद रखना, रणवीर के नोड कौन है? ये वो खाली जगह है जहां पर माइलिन आवरण नहीं मिल रहा है। डन। अब सर ये माइलिन आवरण करता क्या है, इसका कार्य क्या है, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये आवरण जो था, जो असतत रूप से मिल रहा था, डिसकंटिन्यूअस मिल रहा था, इसका फंक्शन क्या है? याद रखिए, मैं बताऊंगा इसका कार्य क्या होता है। जब हम एक तंत्रिका से आवेगों का संचारण करेंगे तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा इसका कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त, और ध्यान से सुनिएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब लास्ट में देखिएगा, क्या आपको तंत्रिकाक्ष शाखित होते हुए दिखाई दे रहा है? यहां पर देख, छठा बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीजें समझा दी है, रणवीर के नोड बता दिए। सर ये नाम कैसे पड़ गया? एक वैज्ञानिक ने खोजा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रणवीर। नोड्स ऑफ रणवीर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रणवीर कोई वैज्ञानिक है जिसके नाम पर पड़ गया। ठीक है, अब इधर देखना, क्या आपको ये तंत्रिकाक्ष लास्ट में शाखित होता हुआ दिखाई दे रहा है? देख, ये तंत्रिकाक्ष, ये पीला पीला था भाई, ये है, ये पीला पीला, ये है तंत्रिकाक्ष, और ये तंत्रिकाक्ष लास्ट में जाके शाखित हो गया। हाँ, हो गया, शाखाएं निकल गई है। हाँ, इतनी सी बात दिखाई दे रही है। हाँ सर, मैंने भी तो यहीं पर दिखाया कि ये भैया कौन था? तंत्रिकाक्ष, और ये तंत्रिकाक्ष लास्ट में जाकर शाखित हो गया। अब इसकी जो शाखाएं हैं, इनकी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं पर लास्ट में एक फूला हुआ भाग मिल रहा है। ज्यादा शाखाएं नहीं दिखाई, मैंने सिंपल 3 दिखाई। ठीक है, ये कौन था बेटा? आपका तंत्रिकाक्ष, लास्ट में जाकर क्या हो गया? शाखित हो गया। अब ये जो शाखाएं हैं, इनकी शाखाओं का फूला हुआ भाग दिख रहा है? जी जनाब, ये शाखाओं का फूला हुआ भाग दिख रहा है। अब ये जो फूला हुआ भाग जो है, इसको बोला जाता है सिनेप्टिक नोब। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। नोब को, नोब वर्ड कहां से आया? अंग्रेजी से आया है। नोब का मतलब होता है फूला हुआ भाग। ठीक है, कंदू या कंद के जैसा फूला हुआ भाग, सिनेप्टिक कंद बोल दो या सिनेप्टिक नोब बोल दो, फूला हुआ भाग। अब इस फूले हुए भाग के अंदर क्या मिल रहे हैं? ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इस फूले हुए भाग के अंदर ये गोल गोल कुछ संरचनाएं मिल रही है, और ये जो संरचनाएं जो यहां पर मिल रही हैं, इनको बोला जाता है सिनेप्टिक, इनको बोला जाता है सिनेप्टिक पुट्टिका। क्या नाम दिया जाता है? सिनेप्टिक पुट्टिका कहा जाता है। ठीक है, तो सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या मिल रही है? सिनेप्टिक पुट्टिका। ये सिनेप्टिक नोब है, नोब है, नोब है। सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या मिल रही है? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं मिल रही है। अब इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर क्या भरा पड़ा है? सर इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर, इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर भरा पड़ा है इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर भरा पड़ा है क्या? हॉर्मोन्स
जिनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट करने वाले। ट्रांसमिट अंग्रेजी का वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। यानी ऐसे न्यूरॉन के अंदर मिलने वाले हार्मोन्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, भेजेंगे, स्थानांतरण करेंगे संदेश का, उन हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो इन पुट्टिकाओं में भरे होते हैं। कौन, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो आई होप आपको न्यूरो ट्रांसमीटर समझ में आ गया होगा, है ना। कई सारे होते हैं, गाबा, डोपामाइन, एसिटाइलकोलाइन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये कई सारे होते हैं, ठीक है। अब एक बार यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलें आगे। अब आ जाइए एक और शब्द, ध्यान से देखिएगा। कितने बिंदु हो गए, 6, और ये वाला 7वां था, ये वाला जिसमें हमने बात करी न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर होते हैं। सिनेप्टिक पुट्टिका सिनेप्टिक नॉब के अंदर होती है। सिनेप्टिक नॉब तंत्रिका जब लास्ट में शाखित हो जाती है तो उसका फूला हुआ भाग सिनेप्टिक नॉब कहलाता है। ये 7वां बिंदु था। 8वां बिंदु, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आपको सीएनएस याद आ रहा है? हाँ सर। आपको पीएनएस भी याद हो रहा है? हाँ सर। याद है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका थी? मान लो ये हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका है, ठीक है। और मान लो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सीएनएस की तंत्रिका, ये पीएनएस की तंत्रिका। ओके जनाब, ठीक है सर, ठीक है। थोड़ी सी मोटी दिखा देता हूँ बराबर सी। भाई साहब ये कहेंगे फिर सर आपने वो वाली ज्यादा मोटी दिखा दी। लो भैया, डन। चलो, ये भी लास्ट में शाखित हो गई, वो भी लास्ट में शाखित हो गई। सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक पुट्टिका। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सी बात सुनने के बाद में, समझने के बाद में, इतनी सी बात सुनने के बाद में, समझने के बाद में, अब इधर देखना, दोनों में डिफरेंस देखना। हाँ जी, कहां पर आपको माइलिन आवरण दिखाई दे रहा है? सर यहां दिख रहा है। क्या यहां है? यहां है? नहीं, यहां पर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, भूलना जाना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, कौन सा? 8वां बिंदु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है यानी हमारा मस्तिष्क, ठीक है, और हमारी मेरु रज्जु। मस्तिष्क और मेरु रज्जु जो होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उनकी तंत्रिकाएं जो होती है उन पर माइलिन आवरण मिलता है। इनको बोलते हैं, ऐसी तंत्रिकाओं को बोलते हैं आच्छादी। क्या नाम देते हैं? ध्यान से सुनना। ऐसी तंत्रिकाओं को हम क्या बोलते हैं? आच्छादी। और जिन पर नहीं मिलता, आच्छदहीन, ठीक है। आच्छदी और आच्छदहीन, समझ में आ गया? एक है आच्छद,
ये वाली है अछद, माइलिनेटेड, यानी आच्छद मतलब जिसके ऊपर एक आवरण मिल रहा है, ठीक है। आच्छदहीन, आच्छदहीन किसमें मिल रही है? पीएनएस में, जिन पर आवरण नहीं मिल रहा है, याद रखना, जिन पर कोई आवरण नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आच्छदहीन नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड वो होती है जिन पर कोई भी आवरण नहीं मिलता, और ये किस में मिलती है? पीएनएस में मिलती है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? दंडना दंडन, सिंपल सा था। चलें आगे। अब इधर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होती हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होती है, कौन सी? आच्छद वाली, ये मिलकर जो समूह बनाती है उसको हम बोलते हैं श्वेत द्रव्य, श्वेत द्रव्य। अब ये चीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हो, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट मैटर, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जब डायग्राम लेकर आऊंगा ना मस्तिष्क का, तो वहां पर दिखाऊंगा क्या? श्वेत द्रव्य, व्हाइट मैटर। और आच्छदहीन जो होती है, ये मिलकर ऐसी तंत्रिकाओं का समूह जो होएगा ना, वो एक द्रव्य बनाएगा जिसको हम बोलते हैं धूसर द्रव्य, धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर। याद रखना, एक होता है व्हाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। अब बात आ रही है क्या सर, क्या आच्छदहीन सिर्फ पीएनएस में मिलती है, यहां पर मिलती है सीएनएस में? तो सीएनएस में कुछ भाग होते हैं, याद रखना, हमारे सीएनएस में कुछ भाग होते हैं, कुछ भाग होते हैं जिसमें आच्छदहीन भी मिलती है। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा देख मेरे मस्तिष्क और मेरी मेरु रज्जु जो है उसमें कैसे मिलेंगी? आच्छद मिलेंगी, यानी जिस पर माइलिन आवरण मिलेगा, ज्यादातर मैक्सिमम ये मिलेगी, और मेरी पीएनएस में मैक्सिमम ये मिलेगी, ठीक है। अब बात आ रही है, क्या मेरे सीएनएस में सिर्फ यही मिलती है? मैंने बोला मैक्सिमम ये मिलती है, ये भी मिलेगी। क्या मेरे पीएनएस में मैक्सिमम ये मिलती है, ये नहीं मिलती? ये भी मिलेगी। तो याद रखना बात जो थी क्या, कि मैक्सिमम कौन सी मिलती है, तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा था। यहां पर अधिकतर जो होती है, अधिकतर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अधिकतर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मैक्सिमम हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें मैक्सिमम कौन सी मिलती है? आच्छद मिलती है। और पीएनएस में मैक्सिमम क्या मिलती है? आच्छदहीन मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मस्तिष्क मेरु रज्जु में सिर्फ यही मिलेगी, ये नहीं मिलती, ये भी मिलती है। और हमारे पीएनएस में सिर्फ ये मिलेगी, नहीं, ये तो मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में ये भी मिलती है, ठीक है। अब इसी चीज को जरा यहां पर देख, आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखना, यहां पर ध्यान से सुनना। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं। हाँ सर, एक हो गया आच्छदी और एक हो गया आच्छदहीन। एक जिसपे आवरण मिलेगा माइलिन, आच्छदी जिसपे नहीं मिलेगा नॉन माइलिनेटेड आच्छदहीन। आच्छदी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है, ये आप जानते हैं, बता दिया। आच्छदी क्या होता है? जिसमें श्वान कोशिका जो है चारों तरफ क्या निकालेगी? माइलिन आवरण निकालती है, ठीक है। माइलिन आवरणों के बीच में क्या मिलते हैं? रेनवियर के नोड मिलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां से पढ़ना, आच्छदी तंत्रिका तंतु मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाई जाती है। लो जी, समझ में आ गया। कौन सी? आच्छदी यानी माइलिनेटेड, ये वाली किसमें मिल रही है? हमारे मेरु यानी मेरु रज्जु, और कपाल यानी मस्तिष्क की तंत्रिका है। समझ में आ गया? अब इमेजिन कर, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग था। आच्छदहीन तंत्रिका तंतु भी, आच्छदहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरी रहती है, लेकिन एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाती। सामान्यता किसमें मिलती है? स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलती है। भाई साहब, स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र किसके भाग थे? सर, पीएनएस के भाग थे। किसके भाग थे? पीएनएस के। ये स्वायत्त
और कायिक तंत्रिका तंत्र किसके भाग थे? सर पीएनएस। और ये किस में मिल रही है? आच्छादहीन किस में मिल रही है? इन दोनों में, यानी पीएनएस में मिल रही है। खत्म, इतनी सी बात मैंने बताई। अब एक वर्ड लिखा हुआ था क्या? सर यहां पर श्वान कोशिका है, हाँ, लेकिन और माइलिन आवरण भी बनाया। हाँ सर यहां पर श्वान कोशिका है। देख श्वान कोशिका तो यहां पर भी है, श्वान कोशिका दोनों पर है, लेकिन श्वान कोशिका ने माइलिन आवरण यहां निकाला, यहां आवरण नहीं निकाल पाई। ये लिखा हुआ है यहां पर। क्या पढ़ते? आच्छादहीन जो होती है तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरी रहती है, यानी आच्छादहीन में, यानी जो नॉन माइलिनेटेड थी, जिन पर माइलिन नहीं मिल रहा था, उस पर भी श्वान कोशिका है, लेकिन वे एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाती। डन। ये हो गई है हमारी तंत्रिका की पूरी संरचना, और ये थे हमारे टोटल 8 बिंदु। इस तरीके से ये पूरा आपने याद रखना है। अब इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ रहा है, और वो है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचार। कि जो तंत्रिका जो होती है उसमें आवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है और उनका संचारण कैसे होता है। अब इस चैप्टर का, या मैं बोलूंगा 11th क्लास का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है वो ये है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और इसको हम, ये जो सारी चीजें जो है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी दोस्त आपका समय हुआ है क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। निसेल्स कणिका पाई जाती है कोशिका काय, दुम्राशय, तंत्रिकाक्ष दोनों ए और बी। बताइए निसेल्स कणिका कहां पर पाई जाती है? निसेल्स कणिका कहां पर पाई जाती है? कोशिका काय में, दुम्राशय में, तंत्रिकाक्ष में, या दोनों में? दूसरा प्रश्न, द्विध्रुवीय तंत्रिका पाई जाती है। द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय की बात करिए। द्विध्रुवीय तंत्रिका कहां पाई जाती है? भ्रूणीय अवस्था में, रेटिना में, मस्तिष्क में, हाइड्रा में। द्विध्रुवीय पूछा है। द्विध्रुवीय तुमको आज बताया मैंने, अध्रुवीय, एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय। द्विध्रुवीय पूछा है तुमसे, किसमें पाई जा रही है? भ्रूणीय अवस्था में, रेटिना में, मस्तिष्क में, हाइड्रा में। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। पहला प्रश्न, निसेल्स कण कहां पर मिल रहे थे? कोशिका काय में मिल रहे थे, हाँ मिल रहे थे, और कोशिका काय से दुम्राशय में भी मिल रहे थे, लेकिन तंत्रिकाक्ष में नहीं मिल रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों ए और बी, दोनों में मिल रहे। दूसरा, द्विध्रुवीय किस में मिल रहा था? रेटिना, याद कर, दृष्टि पटल, रेटिना दृष्टि पटल, इसमें मिल रहा था द्विध्रुवीय। भ्रूणीय अवस्था में एकल ध्रुवीय, हाइड्रा में अध्रुवीय, मस्तिष्क में बहुध्रुवीय। खत्म। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो होएगा उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम? तंत्रिका आवेगों का संचारण कैसे करती है वो हम पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।